कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन ये जिंदा दिली है क्या? लाइफ में ऐसी कई छोटी बड़ी चीजें होती हैं जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि यही छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को पूरा बनाती हैं? सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप अपना कल अच्छा चाहते हैं तो आपको अपना आज अच्छा बनाना होगा। जिस पल आप हार मानने की सोचते हैं उसी पल उस कारण को याद कर लें जिसकी वजह से आप अब तक डटे हुए थे। हो सकता है आपकी हार जीत में बदल जाए। बीते कल से सीख लें, आज को जीना सीखें और आने वाले कल से उम्मीद रखें और एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करते। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और चलिए प्रतिबिंब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज हेलो इंडिया के हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे देश और दुनिया की आज की बड़ी खबरों पर, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा बहुत कुछ है खास हेलो इंडिया के आज के सेगमेंट में। तो प्रतिबिंब, आगाज खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले देश से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा है और हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और भी गहरा बनाएगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाने की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित ये भोज कई मायनों में अहम रहा। इसमें देश के सभी हिस्सों में मौजूद लोगों के अलावा पद्म पुरस्कार विजेता भी उपस्थित हुए। साथ ही कई आदिवासी नेताओं को भी निमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू भी रामनाथ कोविंद के विदाई रात्रि भोज में शामिल हुई। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो रहा है। लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा देने का प्रस्ताव किया गया है। सदन में संक्षिप्त चर्चा और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंटार्कटिक क्षेत्र में कोई सैन्य गतिविधि न हो, कोई गैर कानूनी गतिविधि न हो, किसी परमाणु गतिविधि के लिए इस क्षेत्र का उपयोग न किया जाए और जो भी संस्थान है वो अपने आप को शोध तक ही सीमित रखे। इस संदर्भ में ये विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध 5वें दिन भी जारी रहा, लेकिन अवरोध के बीच ही उच्च सदन में प्रश्नकाल हुआ। इस बीच सरकार की तरफ से अवरोध खत्म करने के प्रयास भी हुए। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि बेहतर होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर ये तय कर ले कि किस नियम के तहत चर्चा की जाए ताकि गतिरोध समाप्त हो। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में कई महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित गैर सरकारी विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई।
इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के रत्न, जेवरात और बैंक में जमा रकम समेत कुल 253.62 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति हांगकांग में जब्त कर ली है। इसके साथ ही इस मामले में कुल कुर्क और जब्त की गई संपत्ति 2650.07 करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कमजोर रुपए को सहारा देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल का पुख्ता संकेत देते हुए कहा है कि बारिश के समय इस्तेमाल करने के लिए ही छाता खरीदा जाता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आ रही गिरावट के बीच उन्होंने ये बात कही। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार को कर दी गई है। देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में इस बार दक्षिण भारतीय फिल्मों का दबदबा रहा। 2 साल कोरोना महामारी की वजह से इस साल 2020 में रिलीज की गई फिल्मों को भी शामिल किया गया। कोविड-19 की वजह से नेशनल अवार्ड बीते 2 सालों से आयोजित भी नहीं हो पा रहे थे। हालांकि पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मनोज मुंतशिर को फिल्म साइना के गीत मैं परिंदा क्यों बनूं के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए रोमांचक मुकाबले को भारत ने 3 रनों से जीत लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने मेजबानों को जीत के लिए 309 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में विंडीज 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन बना पाई। भारत के लिए कप्तान शिखर धवन और युवा शुभमन गिल ने 119 रनों की शतकीय साझेदारी की। शुभमन गिल 64 रन बनाकर रन आउट हुए और धवन अपना शतक बनाने से 3 रनों से चूक गए। और आइए अब नजर राज्यवार सुर्खियों पर। 2 मंत्रियों के घर ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की 2 मंत्रियों पार्थ चैटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद की। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और खामियों को लेकर इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की है। केरल में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। जुलाई की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात से लौटे 35 वर्षीय युवक में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीड़ा जॉर्ज ने बताया कि मलप्पुरम का रहने वाला युवक 6 जुलाई को अपने गृह राज्य लौटा था और उसका तिरुवनंतपुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर गतिरोध पैदा किया और काम रोककर आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भूगर्भीय जल के संरक्षण में लापरवाही का खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक जोशुआ डिसूजा गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान हुए मतदान में 24 विधायकों ने डिसूजा के पक्ष में मतदान किया, जबकि 12 सदस्यों ने कांग्रेस उम्मीदवार डेलियाला लोबो को वोट दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 36वें नेशनल गेम्स का लोगो लॉन्च किया। नेशनल गेम्स 7 साल बाद 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। डिंडोरी में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्र डूब गए हैं।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। बड़े जल स्तर को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से घाट और पुल के आसपास होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया है। दो नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बीच राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में राज्य के गंगानगर और हनुमानगढ़ी जिलों में भारी बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही जयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। उधर असम में लगातार बाढ़ के हालात सुधर रहे हैं। हालांकि राज्य के 3 जिलों में 10,000 से अधिक लोग अब भी बाढ़ संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। राज्य के 4 जिलों के 17,200 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित रहे थे। वर्तमान में 44 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 210 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। बक्सा, कामरूप और तमुलपुर में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन संबंधी घटनाओं में अब तक 197 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का। भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू को दुनिया भर से देशों से बधाई मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से भेजे गए संदेश में कहा गया है कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उनका निर्वाचन प्रमाण है कि जन नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नियति तय करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। उनके लिए ढेरों बधाइयां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ये जानकारी दी। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही दौड़ में भारतवंशी ऋषि सुनक अब तक के सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन अब एक सर्वेक्षण के नतीजे बता रहे हैं कि ऋषि सुनक के सपनों पर पानी फिर सकता है। दरअसल नए सर्वे में विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में ऋषि सुनक पर 28 वोटों की बढ़त बना ली है। डाटा विश्लेषण कंपनी YouGov के ताजा सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 5 महीने बीत चुके हैं और अब 150 दिन बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता कराने के बाद ब्लैक सी यानी कि काला सागर से अनाज के निर्यात को बेरोक-टोक जारी रखने के लिए समझौता किया है। इस डील के रूस अब यूक्रेन के बंदरगाहों से निकलने वाले अनाज भरे जहाजों को नहीं रोकेगा। दोनों देशों के इस कदम से दुनिया भर में बढ़ते खाद्य संकट को टाला जा सकेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जोरदार झटका लगा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीएम पद प्रत्याशी परवेज इलाही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुत्र हमजा शहबाज से चुनाव हार गए हैं। हमजा ने 179 और इलाही ने 176 वोट हासिल किए। जापान के मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 27 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया है। हालांकि इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। कुछ आलोचकों ने इसे एक विभाजनकारी राजनीतिक हस्ती के महिमा मंडन का प्रयास करार दिया। आपको बता दें कि आबे का निजी तौर पर अंतिम संस्कार टोक्यो के एक मंदिर में किया जा चुका है। श्रीलंका के बुजुर्ग नेता दिनेश गुणवर्धने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम नियुक्त किया है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इससे पहले बुधवार को विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया था। विक्रमसिंघे और गुणवर्धने की जोड़ी पर अब श्रीलंका को अभूतपूर्व आर्थिक संकट से उबारने का भार है।
और प्रतिबिंब अपनी जड़ों को जानना, समझना, अपने अतीत को पहचानना, उसे समझना और उसे सबक लेते हुए भविष्य को संवारना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम हर रोज लेकर आते हैं इतिहास। जी हाँ, अब समय है आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का। पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 23 जुलाई के दिन से इतिहास में क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 23 जुलाई वर्ष 1906 में चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। आजाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 27 फरवरी 1931 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 5 अंग्रेज पुलिस वालों को गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली। आजाद ने प्रण किया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और अब समय है आज की गतिविधियों पर निगाह डालने का। आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। भारत के शीर्ष संवैधानिक पद पर एक सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई को पद से निवृत्त होंगे। आज सुबह 10:30 बजे बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की राजधानी गांधीनगर में त्रिनेत्र योजना के दूसरे चरण के तहत 12,000 सीसीटीवी सर्विलांस सुविधा की सौगात देंगे। आज सुबह 10:30 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय रेल की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित साप्ताहिक उत्सव आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान रेल मंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। आज देश के 2 महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। साथ ही आज ही के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जन्मे। देश के महान सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि के मौके पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। जी हां, आज बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है, आज बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में उनके सक्रिय योगदान ने राष्ट्रवाद और पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को सशक्त किया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श सदैव प्रेरणादायी रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि अद्वितीय पराक्रम, अप्रतिम दृढ़ता के उत्कृष्ट उदाहरण आज़ाद जी की आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा की अवधारणा ने अनेक युवाओं को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी हाँ, इस आदर्श वाक्य वाले आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है प्रतिबिंब, क्योंकि 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। और आज के समय में हमारे पास कई साधन हैं, लेकिन रेडियो के प्रति आज भी लोगों के दिलों में दीवानगी बरकरार है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे रेडियो का महत्व याद दिलाना और समझाना भी है कि ये एक दिन था जब भारत को अपनी पहली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी मिल गई थी। तो आइए जानते हैं इस दिन से जुड़े खास तथ्यों के बारे में। यह सच है कि आज तकनीक ने बहुत प्रगति कर ली है
और दुनिया की सारी जानकारी हमारे एक क्लिक या टच पर उपलब्ध है। लेकिन शुरुआती दौर में जानकारी का अकेला माध्यम रेडियो था। भारत में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों और मनोरंजन का माध्यम है। फिलहाल प्रसारण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1927 में IBC नाम की एक निजी कंपनी ने तत्कालीन बॉम्बे में रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। सन 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर इसका परिचालन भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से शुरू हुआ। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था। वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है, जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहता है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में एक है। बिल्कुल, तो आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन भी है क्योंकि रेडियो जो है वो हर घर की आवाज़ है। आज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो हमारे जो रक्षक हैं वो खास तरीके से इसे मना रहे हैं। देखिए संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति वंदे मातरम @75 में ITBP का म्यूजिकल बैंड। जी हाँ, रविवार 24 जुलाई सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे इस खास कार्यक्रम को देखना ना भूलें। और हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये उपलब्ध है और आप संसद टीवी की ID को फॉलो कर सकते हैं और अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। जी हाँ, आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो प्रतिबिंब वक्त चूँकि विदा लेने का आ चुका है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज सिनेमा के बेमिसाल हास्य अभिनेता महमूद अली की पुण्यतिथि है। महमूद एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के अलग अलग रंगों को बिखेरा, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जी हाँ, वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन हास्य से सराबोर उनके किरदारों को अलग ही पहचान मिली। महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम किया और तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्में की और अपने अभिनय और हास्य शैली से बतौर हास्य अभिनेता एक अलग शैली बनाई। महमूद के लिए सबसे गर्व की बात ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी उनके हैदराबादी पात्र की नकल की। महमूद की खासियत ये थी कि दर्शकों को वो जितना हंसा कर लोटपोट करते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुलाने पर मजबूर करने का हुनर भी उनके पास था। तो पुण्यतिथि के मौके पर आइए उनके यादगार जो नगमे हैं उनके ज़रिए हम उनको याद करते हैं। जी हाँ, हम छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, लेकिन आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो। ओ गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है।
तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। कत्ल हुआ नाजों का पाला मेरा, घूंगर वाला मेरा, हाय रामा बड़ी याद है। जाने न दूंगा न जाने दूंगा, टंग के नीचे आके प्राण तजूंगा। मेरी जान रुक जा, ओ मेरी जान कहना मानना, तू बनना दान, रुक जा। हम तो तेरे हैं दीवाने, तू जाने या ना जाने, हम तो तेरे हैं दीवाने, तू जाने या ना जाने। तुम जाओगे जहाँ हमको पाओगे वहाँ, तुम जाओगे जहाँ हमको पाओगे वहाँ। तेरा दिल और मेरा दिल एक हो जाएंगे हिलमिल, ऐसा तुझ में खो जाऊंगा, तेरी शक्ल का मैं हो जाऊंगा। अरे बन जाऊं सना